वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस का न्यू सेंटर ऑफ पावर चैप्टर का सार्क के बारे में, सेंटर ऑफ पावर सार्क के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर ये ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसमें आप सब जानते हैं एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट कि CBSE ने बहुत ज़्यादा सिलेबस चेंज लाया है। ऐसे ही इस चैप्टर का पहले नाम था अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, अब इसका नाम बदल कर रख दिया न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इस न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में हमें 4 सेंटर ऑफ पावर्स के बारे में पढ़ना है। यूरोपियन यूनियन, आसियान, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये इसके बारे में मैं इसमें से सार्क के बारे में आपको बताऊंगी। सार्क क्या है आपका? सार्क जो है वो एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशियन स्टेट्स ने बनाई है। इसके मेंबर स्टेट्स हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। साथ में जो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये इसका सिंबल है। ये सार्क की पहचान ये है, इसका सिंबल है। तो आपको एक मार्क में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका आइडेंटिफाइज दिस सिंबल। तो ये सिंबल जो है वो किसका है? सार्क का है। और एक और पिक्चर मैंने आपको दिखाई है जिसमें सार्क कंट्रीज़ के आपको फ्लैग्स दिखाए गए हैं कि कौन कौन से फ्लैग कौन सी कंट्री के हैं। अब हर रीजनल कॉपरेशन या एसोसिएशन बनती है, वो कब बनती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इट वॉज एस्टैब्लिश विद द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर, ढाका ना 8 दिसंबर 1985 में। ये ढाका बांग्लादेश में ये बनी थी। तो नेचुरली कि जिस दिन जब ये बनती है, ये सब साइन होता है, तो वो फर्स्ट समिट कहलाता है। फर्स्ट समिट जिसे बोलते हैं, सम्मेलन जिसे बोलते हैं, वो कहलाता है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू है, काठमांडू नेपाल में। तो यहाँ से आपके 1-1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से ही बन जाएंगे कि सार्क की मेंबर कंट्रीज़ कौन सी हैं, ये सिंबल किसका है, ये कब इस्टेब्लिश हुई और हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एम्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। हर ऑर्गेनाइजेशन एक एम के साथ इस्टेब्लिश होती है, बनती है। क्या उनको करना है, पहले वो ये आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ही सार्क, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ ने मिलकर एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एसोसिएशन बनाया। उनके मेन एम सबसे पहले ये था कि वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया, जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ में लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। फिर और जब वेलफेयर की बात करते हैं तो वेलफेयर कब होगा? जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो सेकेंड एम इसका क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ बच्चों तब होता है जब आउटपुट बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है। और कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, जब हम अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है, एनहांस होता है कल्चर। हम उनके के बारे में जानेंगे, वो हमारे कल्चर के बारे में भी जानते हैं। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एम होता है। स्ट्रेंथन सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता बच्चों किस चीज़ में होगी? जो चीज़ हम दूसरे देश से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको अपने देश में ही बनाकर हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो हमें हर चीज़ के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ेगा, और उस पर निर्भर रहेंगे तो हमारा, जब हम किसी कंट्री से आयात करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए होते हैं। तो मे बी किसी कंट्री के पास रिजर्व ना हो तो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो सेल्फ रिलायंस पर ज़्यादा उन्होंने जोर दिया अमंग द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, ताकि ये लोग अपने ही कंट्री में उस प्रोडक्ट को बना सके जिसके लिए वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों इससे क्या होता है कि उसमें जिस कंट्री में जो पहले हम चीज़ आयात कर रहे थे, अब वो जब हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को काम मिलता है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स उसमें तो उससे
जीडीपी बढ़ता है हमारा, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार बढ़ता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर हो जाता है और कंट्री जो है वो डेवलप्ड करती है। इसलिए वो ये चीज़ ठीक है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है वो थोड़ी महंगी ज़रूर होंगी वो चीज़ें, बट ये है कि अगर वो देश अपनी इम्पोर्ट करने की बजाय अपनी ही कंट्री में उन चीज़ों का प्रोड्यूस करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर रीजनल डेवलपमेंट। अब जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ बनती है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कैसे करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस कैसे करना है, गवर्नमेंट हर कंट्री की गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ बनाती है रीजनल डेवलपमेंट के लिए, तो ये मिलकर एक प्रोग्राम बनाना रीजनल डेवलपमेंट के लिए जितनी भी सार्क कंट्रीज़ है। अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन अदर्स प्रॉब्लम, एक दूसरे की कंट्रीज़ जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाएगी, क्या होगा, उनको उनके काम को अप्रिशिएट करना, ये सारी चीज़ें इसका एम है। अब ये तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, साउथ एशिया में इकोनॉमिक ग्रोथ करना, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स बनाना, अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करना। अब ये यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना चाहते और उनका एम क्या है कि कोऑपरेशन को बढ़ाना आपस में भी, साथ के साथ दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ और इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रिक्स वगैरह हैं, ये सब इनके साथ अपने संबंधों को बढ़ाना, उनके साथ कोऑपरेट करना, इंटरेक्ट करना उनके साथ। लास्ट में आता है मेंटेन पीस इन द रीजन, और हर ऑर्गेनाइजेशन के आपस में हर मेंबर कंट्रीज़ में किसी न किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं, तो उनको पीसफुली सॉल्व करना, उनमें बिल्कुल शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी का ध्यान रखना, फॉरेन पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिस पर एक दूसरे का कोई ज़्यादा दबाव ना पाए, ये सारे इसके सार्क के इन्हीं मेन ऑब्जेक्टिव के साथ सार्क जो है 1985 में इस्टेब्लिश हुआ। अब ये सब चीज़ें आगे कैसे बढ़ सकती हैं, इन सब चीज़ों को अगर कोई भी कंट्री आपस में ट्रेड करती है तो ट्रेड में टैरिफ और बहुत ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग कंट्री की अलग अलग ट्रेड पॉलिसीज़ होती है, तो उनको किस तरह से वो दूसरी कंट्री उस पॉलिसीज़ को मानती है या नहीं मानती है, उसको ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ये सब रुकावटें हटाने के लिए साफ्टा बनाया। साफ्टा मीन्स साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया इन मेंबर कंट्रीज़ ने फॉर द होल ऑफ साउथ एशिया, ताकि इजीली ये ट्रेड कर सके। अब एग्रीमेंट जो साइन हुआ इसको बनाने के लिए, सार्क को बनाने के लिए, वो 2004 में बच्चों साइन हुआ, पर जो लागू हुआ वो 1 जनवरी 2006 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीमेंट कब साइन हुआ? एग्रीमेंट 2004 में साइन हुआ, और कब इम्प्लीमेंट हुआ उसका, कब वो लागू हुआ? वो 2006 में लागू हुआ। इसका मेन एम क्या था कि 2007 तक 20% जो है वो टैरिफ रेट, क्योंकि ये ट्रेड पर लगता है, टैरिफ रेट को कम कर देना, ये इसका मेन एम था। और इसलिए क्या हुआ, कुछ लोग, अब ये पॉलिसी जो थी उसमें इंडिया भी मेंबर था, तो कुछ लोगों को ये लग रहा था कि इंडिया इससे फ़ायदा उठा रहा है। उनका कहने का मतलब था कि इंडिया जो है वो उनकी मार्केट को जो है साफ्टा के उसमें आकर वे साफ्टा की तरीके से वो अपने उनके बाज़ार पर अधिकार जमा लेगा, और उसमें क्या करेगा, बेटर पॉलिटिक वो अधिकार जमा लेगा, और सोसाइटी और पॉलिटिक्स को कमर्शियल वेंचर के थ्रू और कमर्शियल प्रेजेंस के थ्रू उसको इफेक्ट बना लेगा, मतलब पूरी तरह अपने प्रभाव में ले आएगा, व्यावसायिक उद्यम और व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए अपने उसको प्रभाव में ले आएगा। और उससे क्या होगा कि वो समाज पर और राजनीति पर असर डालना, क्योंकि वो चाहता है इंडिया, ऐसा लोगों का कहना था। बट इंडिया का ये कहना था कि जो साफ्टा है वो हर इकॉनमी के लिए, जितनी भी इकॉनमी से सबके लिए बेनिफिशियल है। इसमें इजीली जो है लोग व्यापार कर सकते हैं और अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बातचीत कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है साफ्टा के लिए, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर चुका है भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ, तो इतनी परेशान होने की बात ही नहीं है कि इंडिया उनकी मार्केट को इन्वेड कर लेगा और अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता है, इसलिए इंडिया इसमें शामिल है और इस तरह करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये साफ्टा सबके जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बेनिफिट के लिए ही है।
इम्पॉर्टेंट समिट में आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि एक एक करके आपको हर चीज़ें, कुछ कुछ मेन समिट में आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। जब सार्क एस्टेब्लिश हुआ तभी फर्स्ट समिट होगा, वही फर्स्ट समिट कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया वो दिसंबर 1985 में ढाका जो है बांग्लादेश में। तो यहाँ मैंने आपको हेल्ड इन 1985 इन बांग्लादेश। 18th सार्क समिट जो हुआ था 27 नवंबर 2014 को काठमांडू नेपाल में हुआ था। 19th सार्क समिट बच्चों, अगर आप कुछ न जानते हैं तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने 2016 में कश्मीर में उरी के एरिया में टेरर अटैक किया था, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान और लोग मारे गए थे। तो 19th समिट जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होना था 2016 में। तो उरी अटैक की वजह से इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया और ये समिट जो है वो कैंसिल हो गया था। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस कंट्री के साथ हम रिलेशन रखना चाहते हैं, अगर वही कंट्री हमारे ऊपर टेरर अटैक करे तो हमें उसका विरोध करना ही चाहिए। जो आजकल भी फिर यही सिचुएशन चल रही है हमारी। 20th समिट भी बच्चों बता दूं, ये इस्लामाबाद में होना तय हुआ है। बट अगर आज की सिचुएशन को देखें तो डेट इसमें फिक्स नहीं की है, कब होगा, कैसे होगा, इस्लामाबाद में होगा या नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन है। तो इसलिए 19th समिट भी कैंसिल हो चुका है। 20th समिट कब होगा और कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन बना हुआ है। बट उन्होंने ईयर दे दिया है आपको कि इस ईयर में होगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप इस पूरे चैप्टर की PDF और वीडियो लेसन चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर मेल ड्रॉप कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे।